धन्यवाद मिस जयरा जी। आपके आपने बहुत सुंदर और प्रभावशाली शब्दों से इस सम्मेलन के उद्देश्य, महत्व और इसकी आवश्यकताओं को सभी के सामने प्रस्तुत किया। आपके विचारों ने निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम को नई दिशा और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की है। आइए जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी हमारी गवर्नर मैम। तब तक मैं हमारी नेक्स्ट गेस्ट, हमारे कीनोट स्पीकर को आमंत्रित करूंगी। Now, I would like to warmly welcome our esteemed speaker, Dr. Uma Mishra ma'am. Dr. Uma Mishra is a highly experienced obstetrician and gynecologist in Noida with over 18 years of clinical experience. She holds an MBBS and MS and is known for her compassionate and patient-centered approach in women's healthcare. She specialized in normal and painless deliveries, high-risk pregnancies, C-section deliveries, and management of conditions such as PCOS, PCOD, menstrual disorder, endometriosis, PID, and infertility. She is also skilled in advanced laparoscopic surgeries, including hysterectomy and removal of fibroids, along with other minimally invasive gynecological procedures. Currently, she heads the Department of Gynecology at Motherhood Hospital, Sector 48, Noida. We're truly honored to have her as our keynote speaker. I would now respectfully request Dr. Uma Mishra to kindly come forward and share her valuable thought with us. Let us welcome her with a huge round of applause. मैडम आ रही हैं? मैडम आ रही हैं? जी जी सर, रेडी है। ओके। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मोबाइल ऑफ रखिए। शुरू करो। अब आप कार्यक्रम आप शुरू कर सकते क्या है? अब वह विशेष क्षण आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हम सभी के लिए यह अत्यंत सम्मान और गर्व की बात है कि आज के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल एवं हमारी मुख्य अतिथि महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ रही हैं। महामहिम आनंदीबेन पटेल जी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में अपने प्रेरणादायक कार्यों के लिए देश भर में सम्मानित हैं। विशेष रूप से माँ बेटी मिलाप जैसे अभियानों के माध्यम से आपने महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य एवं जागरूकता को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की है। आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आइए जोरदार तालियों के साथ महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का स्वागत करती हूँ।
प्लीज मैम। मैं बोल रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित अपोलो हॉस्पिटल नोएडा के डॉक्टर उमा मिश्रा जी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र से डॉक्टर मधु रायकरवार जी, महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर अनीता रानी राठौर जी, IAMT के चेयरपर्सन डॉक्टर नीरज चंद्र शर्मा जी, महाविद्यालय के जंतु विज्ञान संकाय अध्यक्ष डॉक्टर नीतू सिंह जी, सम्मानित शिक्षकगण, सभी शोधार्थीगण, महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं तथा पुरातन छात्राएं, देवी और सज्जनों, 28 मई से विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर आयोजित इस 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जन भवन से ऑनलाइन जुड़कर हर्ष का अनुभव मैं कर रही हूँ। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के इस वर्ष की थीम है टुगेदर फॉर ए पीरियड एंड फ्रेंडली वर्ल्ड, यानी एक ऐसा समाज जहां हर किशोरी और हर महिला को सही जानकारी, सम्मान, स्वच्छता, सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंचे। यह विशेष संतोष का विषय है कि इस सम्मेलन का आयोजन महाविद्यालय की पुरातन छात्राओं द्वारा अपने गुरुजनों के स्नेहिल मार्गदर्शन में किया गया है। सामान्यतः हमारी शैक्षणिक परंपरा में सम्मेलन और संगोष्ठी और शिक्षकों एवं संस्थानों की अगुवाई में संपन्न होती रही है और अल्यूमिनाई सहयोगी भूमिका सीमित रहती है, किंतु यह सम्मेलन उस परंपरा में नव चेतना का संचार करता हुआ एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे रहा है, जहां शिष्य अब स्वयं नेतृत्व के मंच पर खड़े होकर समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से इस आयोजन हेतु उन युवा बेटियों की प्रशंसा करती हूँ जिन्होंने साहस, संवेदनशीलता और संकल्प के साथ इतने महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन करने का धैर्य और दृष्टि दिखाई है। मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, बल्कि नारीत्व की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसे लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों को समाप्त करना आज समय की पुकार है। आज भी इसके साथ चुप्पी, शर्म और मिथ जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए, जब एक बेटी पहली बार इस प्रक्रिया से गुजरती है तो उसे जानकारी से अधिक डर दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि यह छुपाने की चीज है, यह सही नहीं है। हमें अपनी बेटियों को जागरूक बनाना है। यही वह समय है जब हमें समाज की सोच बदलनी होगी। हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। अपनी बेटियों से खुलकर बात करें, उन्हें सही जानकारी दें। स्कूलों में स्वच्छ शौचालय और सैनिटरी सुविधाएं सुनिश्चित करें और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस विषय को सामान्य बनाएं। जब तक हम चुप रहेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। जब हम बोलेंगे तभी बदलाव आएगा। दुखद सत्य यही है कि आधुनिक और शिक्षित समाज भी इस मानसिकता से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। आज की कई महिलाएं मेडिकल स्टोर से सैनिटरी नैपकिन खरीदने में झिझक महसूस करती हैं। दुकानदार द्वारा उसे काले पॉली बैग में छिपा कर देना केवल एक पैकेजिंग नहीं, बल्कि हमारी सोच का प्रतिबिंब है। एक ऐसी सोच जिसे बदलना अब अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छता केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक अधिकार है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का ध्यान न रखने से अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, संक्रमण, एनीमिया और कई गंभीर बीमारियां। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में लाखों महिलाएं और किशोरियों सैनिटरी पैड जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आज आवश्यकता है कि हम मासिक धर्म को केवल एक जैविक प्रक्रिया
रूप में नहीं बल्कि महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक के संदर्भ में समझे। इस दौरान होने वाला दर्द, हार्मोनल परिवर्तन, मानसिक तनाव, व्यवहार परिवर्तन और भावनात्मक उतार चढ़ाव, ये सब वास्तविक और वैज्ञानिक तथ्य है। ऐसे समय महिलाओं को संकोच नहीं बल्कि सहयोग और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। परिवार, विद्यालय, समाज और कार्यस्थल सभी को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां महिलाएं सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें, जहां इस विषय पर खुलकर संवाद हो और जहां इस संबंध में जानकारी को प्रोत्साहित मिले। मुझे यह जानकर चिंता होती है कि एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 48% किशोरियों को अपने पहले पीरियड से पहले इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। जरा सोचिए, एक बच्ची जो जीवन के एक स्वाभाविक चरण में प्रवेश कर रही है, वह डर, भ्रम और असमंजस में घिर जाती है। यह स्थिति बदले जाने की अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा और स्वच्छता ये दोनों हमारे विकास के आधार हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि स्वच्छ शौचालय, पानी और मासिक धर्म उत्पादों की कमी के कारण लगभग 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती है, तो यह हमारे भविष्य के सपनों का अधूरा रह जाना है। गरीबी, जागरूकता की कमी और सुविधा का अभाव, ये तीनों मिलकर हमारी बहनों और बेटियों के सामने बड़ी बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में यह चुनौती और भी गंभीर होती जाती है, लेकिन समस्या कितनी भी बड़ी क्या न हो, संकल्प उससे बड़ा होता है। स्वच्छ भारत अभियान से लोगों को जोड़ा गया, जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग से जोड़ा गया, उज्ज्वला योजना के जरिए माताओं, बहनों और धुएं से मुक्ति दिलाई गई। उसी प्रकार अब समय आ गया है कि मासिक धर्म स्वच्छता को भी जन आंदोलन बनाया जाए। मैं हर परिवार से, हर माता पिता से, हर शिक्षक से और हर युवा से आग्रह करती हूँ कि अपनी बेटियों से खुलकर बात कीजिए। विद्यालयों में इसे शिक्षा का हिस्सा बनाइए, समाज में जागरूकता फैलाइए और सबसे महत्वपूर्ण है कि मानसिकता बदलिए। जब एक बेटी आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के हर चरण को स्वीकार करती है, तभी सशक्त भारत का निर्माण होता है। हमें ऐसा वातावरण बनाना है जहां कोई भी लड़की इस प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण पीछे न छूटे, न शिक्षा में, न अवसरों में और न ही अपने सपनों में। यदि हम विश्व की ओर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि G7 देशों द्वारा इस विषय को केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि गरिमा और मानव अधिकार के प्रश्न के रूप में स्वीकार किया है। स्कॉटलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं में निःशुल्क मासिक धर्म उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। यूके, कनाडा और जर्मनी ने इन्हें इस एसेंशियल हेल्थ प्रोडक्ट के रूप में मान्यता दी है। कई देशों में मासिक धर्म उत्पादों पर GST भी समाप्त कर दिए गए हैं। कुछ देशों में मासिक धर्म अवकाश भी दिए जाते हैं। G7 देशों में मेंस्ट्रुअल कप, रीयूजेबल पैड्स, ऑर्गेनिक पैड्स एवं सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। जापान में फ्लोरा या मुंदली जैसे एप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य, हार्मोन बदलाव और भावनात्मक स्थितियों को समझने में सहायता कर रहे हैं। और अब भारत की इस दिशा में एक नव जागरण के पथ पर अग्रसर है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 30 जनवरी 2026 के ऐतिहासिक निर्णय ने मासिक धर्म स्वच्छता को संविधान के अनुच्छेद 21 अर्थात जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग घोषित किया है। यह केवल एक निर्णय नहीं है बल्कि उस सोच का उद्घोष है जो कहती है नारी की गरिमा राष्ट्र की गरिमा है। अब विद्यालयों में कक्षा 6 से ऊपर की छात्राओं को निःशुल्क
बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। स्वच्छ जल, पृथक शौचालय और सुरक्षित डिस्पोजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यह परिवर्तन नहीं है, यह एक सांस्कृतिक क्रांति का प्रारंभ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं जनसांख्यिकी पर कराया गया एक व्यापक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। यह दर्शाता है कि देश में सुरक्षित मासिक धर्म उत्पादों के उपयोग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। परंतु चिंता का विषय ये है कि आज मासिक धर्म की आयु कम होती जा रही है। इसका एक बड़ा कारण है हमारी बदलती हुई जीवन शैली। फास्ट फूड, जंक फूड और अनियमित दिनचर्या ये केवल आदतें नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के मौन शत्रु है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी यह अपील की गई है कि खाने में तेल का प्रयोग कम करें। अभिभावकों की भूमिका यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता पिता ही नहीं, दादा दादी, परिवार के हर सदस्य को इस विषय में जागरूक होना होगा। विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है बल्कि संस्कारों का भी उद्घोष स्थल है। हम कक्षा 4 और 5 से ही बच्चों में जागरूकता का दीप प्रज्वलित करें। मासिक धर्म स्वच्छता को क्लासरूम से निकालकर संस्कृति का हिस्सा बनाए। विद्यालय में नाटक हो, चित्रकला प्रतियोगिताएं हो, मनोवैज्ञानिक परामर्श सत्र हो, ताकि यह विषय बोझ नहीं बल्कि बोध बने। हर विद्यालय में जेंडर सेंसिटिव शौचालय हो, स्वच्छ जल की सुविधा हो और पैड डिस्पोजल के लिए ढके हुए डस्टबिन की व्यवस्था हो। भारत सरकार ने भी इस दिशा में कई महत्वपूर्ण नीतियां एवं पहल शुरू की है, जैसे मासिक धर्म स्वच्छता योजना जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की 10 से 19 वर्ष की किशोरियों के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत आशा कार्यकर्तियों द्वारा कम कीमत पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से किशोरियों को स्वच्छता के महत्व से अवगत कराया जाता है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 यह कार्यक्रम स्कूलों और समुदायों दोनों स्तरों पर कार्य करता है। इसमें ANM, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस योजना के माध्यम से किशोरियों को मासिक धर्म, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में समग्र जानकारी दी जाती है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सुविधा सैनिटरी नैपकिन बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ये न केवल किफायती है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल विकल्प भी प्रदान करते हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं और किशोरियों स्वच्छता बनाए रखने में बड़ी मदद मिली है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में सैनिटरी पैड, वेडिंग मशीन और सुरक्षित निपटान हेतु इंसेंटिव स्थापित किए जा रहे हैं। इससे किशोरियों को स्कूल में ही स्वच्छता सुविधाएं मिलती है, जिससे उनकी उपस्थिति और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि होती है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रभावी एवं अद्यतन योजनाएं संचालित की जा रही है। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिलाओं को एक ही स्थान पर स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इन केंद्रों पर महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में जागरूक किया जाता है तथा मुफ्त जांच एवं परामर्श की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इससे वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बन सके। इसके साथ ही किशोरी बालिका योजना विशेष रूप से 11 से 14 की किशोरियों को समग्र विकास पर केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से पुनः मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम भी
प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इसके तहत आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों और महिलाओं को जागरूक किया जाता है तथा सस्ती दरों पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण की व्यवस्था भी की गई है, जिससे न केवल उनकी स्वच्छता सुनिश्चित हो रही है, बल्कि विद्यालयों में उनकी उपस्थिति एवं आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को सैनिटरी नैपकिन निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर सस्ती एवं सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। वर्तमान समय में सतत विकास को ध्यान में रखते हुए विमेन विथ विंग्स जैसी पहले भी संचालित की जा रही है। इनके माध्यम से महिलाओं को मासिक धर्म कप जैसे टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हमें यह समझना होगा कि जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक कोई भी योजना पूर्णतः सफल नहीं हो सकती है। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम जागरूकता फैलाएं, भ्रांतियों को तोड़ें और एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें। मैं सभी माता पिता से आग्रह करती हूँ कि अपने बच्चों से मासिक धर्म पर खुलकर और वैज्ञानिक तरीके से चर्चा करें। बेटियां इस दौरान गंभीर दर्द, कमजोरी, थकान, चक्कर आना तथा कई बार मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से गुजरती है। ऐसी स्थिति में यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी बेटियों को केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि व्यावहारिक सहायता और संवेदनशील समर्थन प्रदान करें। बेटियों को यह विश्वास दिलाया जाए कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यदि दर्द या समस्या अधिक हो तो उसका उपचार भी संभव है। पोषण और स्वच्छता का विशेष ध्यान आवश्यक है। संतुलित आहार, आयरन एवं केमिकल्स की पर्याप्त मात्रा, स्वच्छ मासिक धर्म उत्पादों का उपयोग, ये सभी उनकी शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। अपनी बेटियों के प्रथम मासिक धर्म से पहले ही उसके शरीर में होने वाले शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन के बारे में जानकारी दें। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि यह शिक्षा केवल बेटियों के लिए नहीं है, बेटों के लिए भी है। जब हमारे बेटे समझदार बनेंगे, तब टीजिंग रुकेगी, गलतफहमियां दूर होगी और समाज संवेदनशील बनेगा। पीरियड्स के दौरान हमारी बेटियों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझ, सम्मान और इमोशनल सपोर्ट की। यह समय उनका साथ देने का है, उन्हें मजबूत बनाने का है। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि हर किशोरी को सैनिटरी उत्पादों की उपलब्धता मिले, व्यक्तिगत स्वच्छता की सही जानकारी मिले और पोषण युक्त आयरन से भरपूर भोजन मिले। हमारे पाठ्यक्रम में भी मासिक धर्म शिक्षा को वैज्ञानिक और व्यापक रूप से शामिल करना होगा। और मैं फिर कहूंगी कि इस अभियान में लड़कों और पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है। मित्रों, स्वच्छता और सुविधा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हर विद्यालय, हर सामाजिक स्थल पर अलग अलग शौचालय, स्वच्छ जल की निरंतर व्यवस्था और सुरक्षित डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। हमें वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सुविधाओं को और मजबूत करना है, ताकि हर बेटी सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सरकार द्वारा किशोरी फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, काउंसलिंग सेवा और पीयर एजुकेशन प्रोग्राम्स को भी सशक्त किया जा रहा है, ताकि हमारी किशोरियों को सही मार्गदर्शन मिल सके। और मैं स्थानीय निकायों से भी आग्रह करती हूँ कि पिंक टॉयलेट में सैनिटरी नैपकिन, वेडिंग मशीन, निरंतर जल आपूर्ति और सुरक्षित डिस्पोजल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। मुझे उम्मीद है कि इस आयोजन से प्रेरित होकर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय भी अपने एल्यूमिनाई के साथ सामाजिक और शैक्षणिक आयोजनों में नेतृत्व प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। यह पहल न केवल शैक्षणिक जगत को सशक्त करेगी,
बल्कि समाज में जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन की नई धारा भी प्रवाहित करेगी। मुझे आशा है कि इस सम्मेलन में प्रस्तुत विचार, शोध और सुझाव समाज एवं नीति निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। मेरी अपेक्षा है कि यहाँ से निकले निष्कर्ष संबंधित संस्थाओं और शासन तक अवश्य पहुंचे, ताकि उन्हें भविष्य की योजनाओं और जन जागरूकता अभियानों में शामिल किया जा सके। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं आता है, लेकिन एक दिन अवश्य आता है जब हम परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। आइए हम वही शुरुआती बने और बेटियों को संभालें। धन्यवाद। जय हिंद। महत्वपूर्ण विषय पर आपने प्रेरणादायक एवं मार्गदर्शक विचार हम सभी के साथ साझा करने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। मैं हमारे महाविद्यालय की ओर से मैम का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। आपका इस सम्मेलन से जुड़ना हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और प्रेरणा का विषय है। विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य, जागरूकता और सशक्तिकरण जैसे विषयों पर आपका मार्गदर्शन हम सभी छात्राओं, शोधार्थियों, युवा पीढ़ी तथा एलुमनाई स्टूडेंट को नई प्रेरणा प्रदान करता है। आपके द्वारा इस प्रकार के शैक्षणिक एवं सामाजिक प्रयासों को प्रोत्साहन देना तथा हमारे इस सम्मेलन से जुड़कर समर्थन प्रदान करना इस आयोजन की गरिमा को और प्रामाणिकता को और अधिक सशक्त बनाता है। इससे हम सभी छात्राओं एवं पूर्व छात्राओं को भविष्य में भी ऐसे विषयों पर कार्य करने के लिए निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी। आपके शब्दों ने हम सभी को नई सोच, नई ऊर्जा और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। आपका अनुभव और नेतृत्व हम सभी के लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान है। आज हमारे कॉलेज के एलुमनाई द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में आपका स्नेह, समर्थन और प्रोत्साहन हम सभी छात्राओं, एलुमनाई एवं आयोजक समिति के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। हम सभी छात्राओं, एलुमनाई एवं आयोजन समिति की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हम महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद मैम। प्रेजेंटेशन भेजिए सर, उमा मैम की भेज दी है, अजीम मैम की भेज दी है। Like to warmly welcome our esteemed keynote speaker, Dr. Uma Mishra ma'am. Uma Mishra is a highly experienced obstetrician and gynecologist in Noida with over 18 years of clinical experience. She holds an MBBS and MS and is known for her compassionate and patient-centered approach in women's health care. Sakshi, please check the ACs. We are truly honored to have her as our keynote speaker. I would now respectfully request Dr. Uma Mishra to kindly come forward and share her valuable thoughts with us. Let us welcome her with a huge round of applause. Welcome, ma'am. Hello everybody. So I'm really honored to be birthday and be talking on something which is very essential and very normal for every woman. So worldwide, around 1.8 billion women menstruate every month, transgenders and everybody. Still, we face sanitary facilities, safe water.
Am I audible now? Yeah. So many challenges and more so in the developing countries. So today, the purpose of this discussion is to increase the awareness and educate women so that their life becomes easier in terms of maintaining their menstrual health and hygiene. So we are discussing role of education and awareness in myth breaking around the menstrual cycle. Menstrual cycle, which is such a normal process and normal biological process, and which is very important for the reproductive health of the women. Still, millions of girls still face the stigma of shame and misinformation. There are so many cultural myths, beliefs, and taboos associated with this thing that we hardly have the courage to discuss it in open and discuss with our families or in the society. So that should not be there. So what are steps can we take in order to prevent this, and why education matters? Education eradicates the stigma. It replaces the shame with scientific understanding to foster dignity for women and the girls. It also ensures health safety. Health is an important concern because अगर hygiene और cleanliness का ध्यान नहीं रखा गया, it may lead to many infections like urinary tract infections or reproductive health infections, which may again hamper the fertility issues in the future. Also, it hampers the academic growth of the women. Is period ke time, there are many girls in the rural areas and even in the developed countries who miss their schools or colleges or workplaces because of the gender inequalities. They tend to get bullied there in the schools by the boys or in the workplaces by the men. So, gender inclusion is very, very important, and also lack of facilities and period related problems increases these issues. So that's the reason education and awareness is very important. Now, why menstrual awareness matters? Because poor menstrual hygiene may lead to infections and reproductive health issues. How can they take care of the hygiene during menstrual period, and why it's so important needs to be taught. School absenteeism can be decreased, and this is very important. Huh? Okay, you will be changed. Wait, I'll do it here. I'm changing. Okay, you have to change also. Okay. So I need to tell you before that. Okay. So menstrual awareness. So why menstrual awareness? Education and awareness both are important. So poor menstrual hygiene may affect their health. School absenteeism may affect their academic growth, and hence the education about their own body system, about their anatomy. Until unless they're aware of their anatomy, how will they understand what is right and what is wrong? Nutritional deficiencies. Many women face heavy periods, painful periods, and during these period times, they don't take care of their diet. There are many taboos and myths that are associated with the period thing. During their period cycle, they are not allowed to eat normal. They are not allowed to take showers or baths. They are restricted to one rooms and all. They are not allowed to enter kitchens and all. These things are not right, and this may affect their health, since some women who bleed heavily may get affected from anemia and all. So all these kind of disorders needs to be treated as well. Anxiety and fear needs to be removed, and also delayed diagnosis. There are many women who consider period pain as normal and they don't seek any medical help. They are told by their mothers or their friends that this is a part and parcel of their period problems and they have to bear it. No, this is not right. This is not normal. Why should any woman be in pain when there are many medications that can relieve them of pain, and also these painful periods can be a part and parcel of some serious problems. So these things needs to be identified. Emotional distress is another thing that can add to their problems. So shame and silence erodes their self-esteem and mental well-being too. The next slide, please.
So what are the common menstrual myths that we face nowadays? Which has been there from the previous, like usually we can't say that this was there from the beginning. In the ancient period, this period was celebrated. It was considered as something which is sacred and pure. But over a period of time, why have we shifted this to something which is impure or unnecessary? We don't understand. And we have to work upon this to change this belief. So menstrual women are impure. This is very much wrong. And avoid temples or kitchens during periods. Exercise, worsen menstrual bleeding. These are few things which we commonly face in the OPDs also. People would come and say, this was our period time, so I have stopped exercising. Why? This is not needed. You can exercise and keep yourself healthy. So bathing and washing hair is shameful or harmful. Menstrual pain is always normal. Talking about periods is not normal. So these are the few myths which women do face, and we need to change it. So why? Because period blood is dirty. No, if we are aware of our anatomy, next slide please. If we are aware of our anatomy, why this period happens, if the woman understands what is the reason and scientific basis behind this menstruation, then they would understand this is not dirty, this is not impure, this is something which is the basic necessity of a woman's body. So this is the normal shedding of the uterine lining, which under the effect of the hormones, the lining builds up, it thickens up under the effect of the estrogen and progesterone, and then the progesterone is responsible for the maintaining the lining. Basically, why this happens? This happens in order to receive a baby. So when there is ovulation, the release of the egg, then the body gets ready for pregnancy, and if there is any intercourse, it results in a pregnancy, and the uterus is meanwhile ready with thick lining to receive the pregnancy. If there is no pregnancy, then the egg gets destroyed and the lining is not sustained anymore by the hormones, and the lining starts shedding down. So we say uterus khoon ke aansur hota hai, since it has not been able to receive a pregnancy. So this is what uterus cries in blood. So this is normal shedding of the uterine lining, which should happen every month. And if it doesn't happen, then there is a problem. If it's happening, you are very much normal and it's a natural process. So another myth is exercising is harmful during periods. Not at all. If your body allows, if you don't feel weak and tired, you can exercise during your periods. Light exercises, of course, and it helps release endorphins, which helps maintain your mood. It relieves you from dysmenorrhea, that is period pain. And it also decreases bloating and water retention, which is a common finding which most women experience during their periods. Pregnancy cannot occur during periods or just after periods. This is another myth. If you don't want a pregnancy, safe sex is always advised, because still pregnancies may happen just after the periods if your periods are not regular or if your cycle length is shorter. So don't go by the belief that it can't happen. Irregular periods are always normal in teens. Not at all. To begin with, yes, it may be irregular or it may be painful, and it takes like around 1 to 2 years for the periods to become normal. But that doesn't mean that every period pain should be considered normal. If it's persistently irregular, it definitely needs attention. Severe menstrual pain needs to be addressed. Next slide, please. So, what is the multi-dimensional impact of the menstrual myths? Menstrual myths not only just affects the one area of life, but it has multiple effects on the woman's life. It affects the physical part, it affects the social part, and it also impacts the psychological aspect of a woman's body. So what is the physical impact? It affects, if the poor hygiene practices are followed, then definitely it affects the health. It also delays the diagnosis of some common and serious period related problems or gynecological problems. And what is the psychological impact? The shame and embarrassment also reduces the self-confidence of the women, and it prevents them from participation in the social activities and many other activities. And hence, social awareness is very much important so that they don't reduce their schools, and they don't stop going to the schools or the office works during the period hours. So the environment, the social environment has to be built in such a way so that a woman feels comfortable even during her period times to join their work and school and participate in the activities. Next one, please. So here comes the role of education.
Education transforms silence into understanding and shame into confidence. When girls and communities are informed, the stigma starts dissolving or disappearing. So normalize the conversations. Open dialogues removes the taboos around menstruation, and it provides scientific understanding. It promotes health hygiene, encourages medical health seeking. Many women are still afraid to go to the clinics or to the doctors about their menstrual issues. Encourage medical health seeking, and that is very important. Build confidence and dignity, which every woman has the right to. And how do we start this? So schools, next slide please. So schools and families are the first lines of change. We should not be ignoring this. Families, of course, yes, many women still find it difficult to discuss it in their families. The first period is often apprehensive and fearful. Hardly like in the rural areas, most of the women are not aware of this thing that if they once in their lifetime they would be starting with this activity, and hence they are not prepared. So, and most of the times, the source of information is the mother. Why not the fathers? So, both the parents, the mother and father, should be educating their daughters about this thing so that they are not apprehensive and fearful when they start having these periods. And also, schools awareness, school awareness should be and started early in the primary schools only. Here, only 40% of the schools that they start with the pre-menarche awareness. Menarche we call as the first period. So pre-menarche awareness is very important so that the girl is prepared and she understands what is the need of this period. So that is still lacking. We need to focus more on that. We have started conducting seminars and sessions in the schools, also in the primary schools nowadays. So menstrual health education before menarche is very important. Access to sanitary pads. This is something like in the developing countries, still there are many women who don't have access to sanitary pads, and there are very unhealthy practices still going on. So clean toilets, safe disposable facilities are still something which needs to be taken care of. Emotional support and counseling, which we as a team should be providing to our women. So teachers in the schools can play a key role in reducing the stigma through informed and compassionate guidance. And again, in the families, boys should be included in the menstrual education. The boys and the fathers, they should be also included in the menstrual education. Next slide, please. And we as a healthcare professionals, we do have a great role in educating the community, educating the families, educating the women. So we can come forward and conduct awareness sessions or educative sessions in the schools and even in the public communities, in the workplaces. This should be conducted more often so that women are more aware of this. And also, early diagnosis helps in treating the disorders, that we should not be forgetting that many complicated issues, they get missed and it affects the reproductive health of the women. That also needs to be addressed. So public health priority should be advocated. So what is a few practical guidelines that a woman should be following, do's and don'ts? I will be discussing this in short. So many girls, what the commonest mistakes that they do during the periods. First is overwearing, using a single pad for more than 12 hours. So pad should be changed frequently, like every 4 to 6 hours, even if it's not fully soaked, it should be changed. This is one of the most important requirement of health hygiene or menstrual hygiene. And there are many risks of toxic shock syndrome if the absorbable pads or the tampons, the absorbable tampons are used, which if placed or left there for longer period of time may cause serious health issues. So vaginal douching, that is something which is strictly contraindicated. That should not be done. Using soaps inside the vagina may disrupt the normal pH values, and it also affects the vaginal health and promotes vaginal infections. So that is something. There are many washes available in the market, and women feel pride and they think that is something which is very good for their health. But no, that those things should not be used. Instead, wash the vulva and the external surface with normal water. No soap or chemicals should be used down there. Don't ignore the pain. Dismissing period pain as a fate is not right. Please, if pain on the first day or just a day before your periods, and once you start with your periods, once you get free of your pain, once period starts, the pain settles down, that's normal. Many women would face this. This we call primary dysmenorrhea, and this is very much normal.
But if the pain is persistent for a longer period of time throughout your period days, before periods, even after periods, then maybe you are suffering from endometriosis, which is a condition where a woman may have painful periods and may have ovarian cysts and all. So it needs attention. Now, flushing your pads or leaving them in open. There are ways, right ways to dispose of your sanitary pads or tampons and sanitary waste. So that women should be made aware of how to dispose them. And as a society, we should be taking steps for that, and facilities should also be available for that. So improper disposal may lead to health hazard. Self-medicating. Many a times we have seen women in pain and they would be popping in a pill for pain relief. No, please take it under the doctor's guidance, because all medications, they do have certain side effects. Until unless medicated, you are nobody to use it on your own. Next slide, please. So what are the few do's that you should be following? So change your pads every 4 to 6 hours, regardless of the flow. Whether it's soaked, not soaked, please change it every 4 to 6 hours. Use apps to monitor cycle length. Now everybody uses phone, and the phones, there are many apps which will help you maintain your cycle length. So maintain a menstrual diary. Whenever you notice there is a change in your period length or duration, or pain have started during your period, whenever you notice any change which is persisting, it's not settling down in a month or two, then please take help. Talk to your doctor. Hydrate, keep yourself well hydrated during your periods, which will decrease your bloating and also fatigue. And also avoid too much of unnecessary and junk stuff, which increases your mood irritability during your periods. Now wash the vulva with plain water, which we already discussed. So next slide, please. Critical don'ts. Now, don't use scented products. We already discussed this. Don't skip your meals. There are many taboos which are still flourishing, that women are not given proper food, or they're given restricted food items. That is not to be done. She is entitled to healthy food and even more healthier diet and fluid intake during her menstruation period. Don't avoid light exercises, because exercises leads to release of endorphins, and that helps elevate your mood, takes care of your pain, and premenstrual syndrome can be taken care of with light exercises. Now, next slide, please. When to consult a gynecologist? So your body communicates through your symptoms. Whenever you see there are changes, your things which have been normal nowadays and suddenly has started taking a turn, it has changed in its pattern. Now the periods which you were experiencing every 21 to 35 days, suddenly you have started skipping your periods, or your periods are starting getting delayed, then don't ignore it. You definitely need to consult your doctor, because there are many hormonal issues that can come up, even thyroid problems or PCOS, which the name has been changed now to PMOS, polyendocrine metabolic ovarian syndrome. I know many of you would be aware with polycystic ovarian syndrome, but that is changed to PMOS, and it is no longer just a ovarian thing, it's more than that. So PMOS is very common, and it's a metabolic disorder or endocrine disorder which can affect more, like many aspects of your life. So it needs to be addressed. And excessive bleeding again can be an indicator of fibroids or endometriosis that should not get ignored. So don't consider your heavy bleeding as your normal bleeding. Missed or irregular periods, severe acne or weight gain, again a part and parcel of PMOS needs to be, that can be an indicator of hormonal imbalance. Any foul smelling discharge from your vagina is an indicator of your vaginal infections, and it needs to be treated. So you need to know what is your normal discharge and what is an abnormal discharge. So symptoms affecting your daily life. Anytime if you feel during your periods you won't be able to do your normal routine activities out of pain or heavy bleeding or staining, or you won't be able to attend your college, office and everything, then understand this is not normal. This needs attention. What is the role of media and social platforms? So now, since everybody is so digitally friendly, that this is one of the important aspects of social awareness and education system which we can impart in the society and change the taboos and myths with facts. So with presentation, any visual application of the knowledge has more power of retention and abilities. So this should be impacted through media and social platforms. So spread scientific information,
break social taboos with this, and empower the adolescents. So, relatable content helps young girls feel informed, confident, and unashamed about their body and cycle. So nowadays, for young girls, like in primary schools, we educate the women through animated videos and all, which they are very much related to, and they understand it also. So efficacy of audio-visual methods, which has more retention ability, we already discussed this. Now the curriculum placement in schools and colleges are very, very important. Every girl or women nowadays, they attend schools or colleges, and hence that is the first route where we can educate them and empower these women about their health. So that from the beginning, from before them and up, if they are educated about this, if they know what is going to happen, they can understand, they can relate to it, and then they can identify what is abnormal in their routine menstrual health. So primary level should be schools, then secondary, higher secondary schools or colleges, where the focus is not on the menstrual hygiene but more on the anatomy. So focus should be on menstrual hygiene too. And teacher training should also be encouraged. Teachers should be professionally trained to educate the girls about the menstrual health management. I would like to focus on one important thing, that is the first gynae visit. We don't have the concept in India about the first gynae visit for the teens. We have the concept of visiting doctors only when they are unhealthy or when they have issues. That is not right. So first gynae visit should be done around 13 to 15 years. This visit is not about any examination, not about any testing, but about discussing their period problems, and the doctors makes them aware about what is the importance of this menstruation, what are the unhealthy practices that can happen. Even safe sex and all needs to be educated to the teens nowadays. So this is very important. Establish a safe haven for confidential queries. A woman can come and clear all her doubts without any hitch or without any concern. So early screening for menstrual abnormalities is done. And also the vaccination guidelines. Nowadays, we have vaccinations for cervical cancer, which the government is also running so many schemes and awareness programs. This is something which we educate the women around her first visit. So building a period positive society is very much needed nowadays. So, and how can we do that? By open conversations. So normalizing the discussions of period and period related issues will help in that. Gender sensitive policies definitely needs to be made by the governments, and as a community, we all should be a participant in that. Scientific education through videos and all. Affordable products should be made available to the women in the rural areas, for those who can't afford these sanitary products or sanitation facilities. That is every woman's right, so that should be taken care of. Community participation is very, very important, and every woman has the right to dignity and also the right to her safety and self-respect. So, final key home take messages, I would say that menstruation is normal, healthy, and natural, and myths thrive where education is absent. So please educate yourself, and there are many ways you can educate yourself. Even you can also take steps in educating yourself. Don't have to depend on others. Myths thrive where education is absent. So please start educating yourself. Awareness improves well-being on all fronts, and it takes a village. Like we say, it should be started from the families, schools, healthcare workers, and media must work together in a united effort to support menstrual health. So my conclusion is that towards a stigma-free society, talk openly, educate early, support always, and empower together. Only then we can fight this problem. So thank you. Together we can spread the awareness, break the stigma, and ensure every girl and woman has access to knowledge and the care she deserves. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your insightful and highly informative session. Your lecture has truly enriched our understanding of women's health, obstetric care, and gynecological advancement. And जैसे आपने ऐड किया मेनॉर्क से लेकर PMS, then उसके बाद में PMOs and menopause तक. So that was very, very insightful session.
The depth of the knowledge and the clarity you shared was extremely beneficial for all the students, researchers, and participants present here today. We are sincerely grateful for your valuable time and for gracing this conference with your expertise and presence. Let us once again express our heartfelt gratitude to Dr. Uma Mishra with a huge round of applause. Thank you once again, ma'am. Now, I would like to warmly invite our respected patron, Dr. Neetu Singh, for her address. Dr. Neetu Singh is an accomplished academician with a strong expertise in her field, known for her academic excellence, research-oriented approaches, and continuous contribution to higher education. Her work and scholarly engagement have significantly contributed to advancing knowledge and encouraging scientific thinking among students and researchers. I would now respectfully request Dr. Neetu Singh ma'am to kindly come forward and share her valuable thoughts with us. Let us welcome her with a huge round of applause. Thank you, Jyoti, for inviting us. आज का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के एलुमनाई की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का और गौरवान्वित क्षण है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं उन्हें बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ। साथ ही हमारे साथ उपस्थित आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मधु नायकवार मैम, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई माननीय आनंदीबेन पटेल, आज की कीनोट स्पीकर डॉक्टर उमा मिश्रा मैम, हमारे साथ जूलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर बीसी शर्मा सर पैट्रन, और हमारे सभी के बहुत ही स्नेही और मार्गदर्शक प्रिंसिपल मैम, आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बच्चों के कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें उत्साहित किया। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। साथ ही महाविद्यालय के सभी वरिष्ठ और सभी प्रवक्तागण जो अपना समय निकाल कर यहाँ आए, बाहर से आए हुए अतिथि डॉक्टर अनुराधा मैम जो हमारे साथ अभी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजीव अरोड़ा सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, किसी भी संकाय के हों, रिसर्च स्कॉलर्स, एक पैट्रन होने के नाते ये मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं अपने बच्चों के साथ चलूं और उनको जो भी मैं बीइंग अ टीचर दे सकती हूँ उनका मार्गदर्शन करूं। उसी का एक सब विषय है जो ये पढ़ रहे हैं कि जूलॉजी का हम पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं एज ए साइंस टीचर और साइंस स्टूडेंट, हम सभी इस विषय से बहुत अवगत हैं। लेकिन ये जो विषय है ये केवल साइंस से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि अर्लियर जितने भी स्पीकर्स हैं उन्होंने भी बताया, और यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम हम देख पा रहे हैं, और गर्ल्स कॉलेज होने के नाते मैक्सिमम जो यहाँ पर बच्चियां हैं हमारी वो पढ़ती हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए हम सभी लिविंग लैब हैं। हम सभी बचपन से लेकर और युवावस्था तक और मेनोपॉज तक इस फेज को फेस करते हैं। एक फीमेल होने के नाते इस विषय के बारे में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत सी चीजें हम थ्योरेटिकल पढ़ते जरूर हैं। हम फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं, हॉर्मोन्स पढ़ सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम और वो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में किस तरह से काम कर रहे हैं, उससे हमें क्या फील हो रहा है, वो हमारी साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट्स होते हैं वो सभी के इंडिविजुअली अलग होते हैं। जो मुझे फील होता है वो जरूरी नहीं है कि आपको भी हो या कोई थर्ड पर्सन को भी हो। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कॉमन होती हैं, जनरलाइज्ड होती हैं, जैसे कि मैम ने अभी बताया पीएमडी के बारे में, प्री मेंस्ट्रुएशन जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मैक्सिमम हम सभी
जो भी प्रोफेशनल सोसाइटी है विमेन की, वो इसे बहुत फेस करती है। बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और साथ में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, कॉलेज आती हैं, स्कूल जाती हैं या कहीं कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही हैं, वो भी उस चीज से आप साथ होती हैं, लगातार उस चीज को फेस करती हैं। लेकिन ये सभी जो स्ट्रेस का या प्री मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं, तो प्रॉब्लम्स हैं, इससे बिल्कुल भी किनारा नहीं किया जा सकता कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जब तक हम एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे तब तक हम उनको समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। तो पहला पड़ाव जो है वो है एक्सेप्टेंस का, जो इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही हमने शुरुआत की है। एक क्लास रीडिंग होती है जिसको कि हमने तोड़ने का काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों से कि उन्होंने इतने ज्वलंत विषय को, इतने सेंसिटिव विषय को अपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का विषय बनाया और उस मुद्दे पर एटलीस्ट चर्चा शुरू, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। शुरुआत हमसे हो, ये बेहतर है, बेहतर तरीके से हो, क्योंकि कोई भी मुद्दा तभी खत्म होता है कम से कम उस पर बातचीत तो शुरू हो। मैं चाहूंगी कि ये विषय यहाँ खत्म ना हो, इस हॉल में ही खत्म ना हो, इससे आगे भी इस पर चर्चाएं की जाए और सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस जो भी प्लेटफॉर्म में मिलता है, हम उस पर इस बारे में डिस्कशन करें और सॉल्यूशंस की तरफ चलें। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होना और फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ चलना और उनका इम्प्लीकेशन होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम से कम मैं ये उम्मीद करूंगी कि इस हॉल में जितने भी लोग हैं या ऑनलाइन जुड़े हुए जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं मेरे साथ में, वो सभी आज के दिन कम से कम ये सोचकर चलें, ये डिसाइड करके चलें कि हम आने वाली जनरेशन को जो ट्रॉमा हमने दिया या अब जो भी बच्चे दे रहे हैं, वो आगे ये ट्रॉमा आगे कंटिन्यू ना हो। और उसके लिए सबसे पहले हमें मजबूती से खड़ा होना होगा। पहले हम अपने टैबू छोड़े। हम ऐसे कितने ही हैं जो मंदिर नहीं जाते, कितने ही हैं जो हमसे डरते हैं। ये हमारा विषय है। कहने से, एक्सेप्ट करने से, या हम नहीं कहें कि नहीं हम नहीं करते तो बातें खत्म नहीं हो जाती। विषय है और उसको एक्सेप्ट करिए कि हम ये करते हैं। तो शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। सबसे पहले मुझे जाना होगा मंदिर और मैंने शुरुआत कर दी है। अगर मैं शुरुआत कर सकती हूँ उसके बाद ही मैं अपने बच्चों से कह सकती हूँ। अगर मैं नहीं कर सकती तो मैं उस मजबूती से अपने बच्चों से कह भी नहीं सकती। कितने प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ यहाँ सरस्वती वंदना होती है और हम उसे अटेंड करते हैं। आई एम प्राउड टू से कि मैं करती हूँ। तो इसलिए हम अपने आप से शुरुआत करें, समस्या सब खत्म हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। आपने जितने सिंपल शब्दों में इतने साधारण तरीके से आपने इस टॉपिक के बारे में जो बोला उसके लिए थैंक यू सो मच। Thank you ma'am for your thoughtful and encouraging address. Your words have beautifully highlighted the academic vision and purpose of this conference, and your guidance has added great value to today's deliberation. Your constant support, leadership, and research-oriented approach continue to inspire all of us. We are truly grateful for your time, efforts, and invaluable contribution to this session. Let us once again express our heartfelt gratitude with a huge round of applause. Thank you, ma'am. Now, I would like to warmly invite our respected patron, Professor D.C. Sharma sir, for his address. Professor D.C. Sharma sir is a distinguished academician and professor at CCS University, and also served as the chairperson of Indian Association of Music Therapy. He also the member secretary, UP State Quality Assurance Cell, Lucknow. He is widely recognized for his academic leadership, continuous guidance, and significant contribution towards higher education and research. His area of work includes biomusicology, and his current research focuses on the therapeutic use of Vedic chants in women's health, including conditions such as PMS, menstrual health, menstrual pain,
postpartum recovery, menopausal symptoms, and supportive care in breast cancer. His work beautifully bridged traditional knowledge system with modern scientific understanding. We are truly honored to have his presence and insight in this conference. I would now respectfully request Professor D.C. Sharma sir to kindly come forward and share his valuable thought with us. Sir, please. Give a big round of applause for us now. Thank you, Jyoti. Organic Acharya ma'am, respected guest of honor, Dr. Madhuji, Dr. Maji, my chief guest, हमारे गवर्नर साहिबा, मेरे सभी साथी यहाँ उपस्थित। बड़ी जल्दी से चेंज आता है, 10 दिन पहले कुछ और था, 10 दिन पहले कुछ और डेजिग्नेशन हो गया बाद में। ये अच्छा है, खराब बाद में पता लगेगा। मैं यहाँ पर जो आपसे शेयर